ये चेहरा और एक्सप्रेशन देखकर ये मानना जरा मुश्किल है कि कभी ये फिल्मों में बतौर हीरो नजर आए होंगे, क्योंकि अमूमन इस चेहरे को खलनायक के रूप में ही ज्यादा देखा गया है। रिश्वत, इसके भी भगवान कृष्ण की तरह 108 नाम है आचार्य साहब। आपकी खातिर मैं इसका नाम ऑनरेरियम रखे देता हूँ। मगर ये भी सच है कि इस चेहरे और बुलंद आवाज के मालिक डी.के. सप्रू ने अपने करियर की शुरुआत में हीरो की भूमिकाएं निभाई थी। हीरो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि अपने समय का सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाला हीरो। लेकिन कुछ ही सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये हाईएस्ट पेड हीरो खलनायक या चरित्र भूमिकाओं में दिखाई देने लगा। बचपन से खाक नहीं छानी, मोती छाने हैं मोती। फिल्मों में काम करने की पहली शर्त होती है गुड लुक्स, फिर भाव भंगिमा, आवाज और संवाद अदायगी। इन सभी खूबियों के मालिक थे दया किशन सप्रू, जो दोस्तों के बीच डी.के. और फिल्मी पर्दे पर सप्रू के नाम से जाने गए। ऊंची कदकाठी के साथ साथ उनकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और गोरा रंग देखकर कोई भी उन्हें विदेशी समझ लेता था। उस दौर में वो बहुत हैंडसम थे, इसीलिए उनकी शुरुआत एक हीरो के तौर पर हुई, पर साथ ही साथ वो साइड रोल्स भी कर रहे थे। फिर कुछ ही सालों में वो पौराणिक फिल्मों में भी नजर आने लगे। इसे उनका गलत चुनाव कहा जा सकता है या उनके व्यक्तित्व में आया बदलाव, क्योंकि फिल्मों में आने के कुछ ही सालों बाद उनका वजन बढ़ने लगा था, जो एक हीरो के रोल में उन्हें मिसफिट करता था। क्या बकवास करते हो? 2 घंटे तुम मेरे साथ बैठे बैठे हीरे काटते हो। मैंने कहा विनय, यू आर वेरी पंक्चुअल। तुमने कहा सेठ जी, पहले दिन में कैसे देर से आ सकता था। कश्मीर के कुलगाम जिले में एक गांव है सप्रेन, जहां रहने वाले कश्मीरी पंडित अपने नाम के साथ सप्रू लगाते थे। यहीं के रहने वाले थे दया किशन सप्रू, जो एक बहुत ही संपन्न परिवार से थे। 4 भाई और 2 बहनों में चौथे नंबर के दया किशन का जन्म 16 मार्च 1916 को जम्मू में हुआ था और पढ़ाई लिखाई हुई लाहौर में। उनके पिता कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के यहाँ काम करते थे। ठंड के मौसम में पूरा परिवार जम्मू और लाहौर चला जाता था। शायद इसीलिए सप्रू हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी और उर्दू भाषा भी आसानी से बोल लेते थे। क्या बोलेगा दीवाने, हमारे घर में पैदा हो गया तू कैसे, क्या जाने। पढ़ाई पूरी करने के बाद सप्रू ने जालंधर कैंट में पीडब्ल्यूडी विभाग में काम करना शुरू कर दिया था। बचपन से ही संगीत और गाने के शौक के कारण सप्रू अपने दोस्तों में हमेशा लोकप्रिय रहे। वो हारमोनियम भी बजा लेते थे। नौकरी के दौरान उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें उनकी खूबसूरती का हवाला देते हुए कहा कि वो इतने हैंडसम हैं तो उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। आखिरकार सप्रू ने भी सोचा कि क्यों ना एक बार कोशिश कर ही ली जाए, और मजाक मजाक में वो भी फिल्मों में काम करने के इरादे से पुणे चले आए। पुणे का प्रभात स्टूडियो अपनी एक खास पहचान रखता था और बेहतरीन फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था। ये वही प्रभात स्टूडियो था जिसने देवानंद, गुरुदत्त और रहमान जैसे बहुत से नए कलाकारों को मौका दिया। उन्हीं में से एक थे सप्रू। जब सप्रू स्टूडियो पहुंचे तो प्रभात के भागीदारों में से एक मशहूर निर्माता निर्देशक वी शांताराम उन्हें देखते ही उनके यूरोपियन लुक से प्रभावित हो गए। उनसे बातचीत करने के तुरंत बाद ही वी शांताराम ने उन्हें मौका देने का फैसला कर लिया। 1944 में आई प्रभात की फिल्म राम शास्त्री, जो बहुत कामयाब हुई। इसी फिल्म में पेशवा के रोल में दिखाई दिए सप्रू, जिन्हें इस भूमिका में बहुत पसंद किया गया और फिर उन्हें 3000 रुपए महीने की तनख्वाह पर कंपनी में नौकरी दे दी गई। उस समय किसी हीरो को मिलने वाली ये सबसे बड़ी रकम थी। इसके बाद बतौर हीरो उनकी अगली फिल्म आई लाखा रानी, और इस तरह सिलसिला चल निकला। उन्होंने कोई 20 से ज्यादा फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। 1947 में आई रोमियो जूलियट में वो नरगिस के हीरो के रूप में दिखे। उसके बाद सम्राट अशोक, हुआ सवेरा, लाल दुपट्टा, लखपति, पारस, आहुति, उस्ताद पेड्रो, मदमस्त और उनकी होम प्रोडक्शन पतित पावन। जी हाँ, दूसरे कई कलाकारों की तरह सप्रू भी फिल्म निर्माण में उतरे, मगर निर्माता बनने का शौक उन्हें रास नहीं आया। क्या हुआ था इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन जो उनका शुरुआती दौर था वो वैसा ही था जैसे कोई भी कलाकार इमेजिन करता है। उस समय सप्रू इतने मशहूर हो चुके थे कि जब के आसिफ ने 1945-46 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मुगले आजम बनाने का विचार किया था, तो सलीम की भूमिका के लिए सप्रू ही उनकी पहली पसंद थे। अगर मुगले आजम अपने असल रूप में बनती जैसा कि उस समय प्लान किया गया था, तो सप्रू और नरगिस सलीम और अनारकली की भूमिका में दिखाई देते
और चंद्रमोहन अकबर के किरदार में। के आसिफ ने फिल्म के पोस्टर तक रिलीज कर दिए थे जो फिल्म इंडिया मैगजीन में छपे थे। लेकिन मुगले आजम की शुरुआत ही ऐसी हुई कि एक के बाद एक मुश्किलें आती चली गई। पहले जो व्यक्ति फिल्म को फाइनेंस करने वाले थे, शिराज अली हाकिम, वो पाकिस्तान चले गए। फिर 1949 में चंद्रमोहन का निधन हो गया। इसी दौर में जहां फिल्मी माहौल बदलना शुरू हो गया था, वहीं सप्रू का व्यक्तित्व और जीवन भी। 1948 में सप्रू ने मशहूर मराठी अभिनेत्री और इप्टा की कार्यकर्ता हेमवती से शादी कर ली। पृथ्वी थिएटर्स का एक नाटक था दीवार, जिसमें हेमवती और राज कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। ये नाटक उन दिनों बहुत मशहूर हुआ था। कहा जाता है कि उस समय राज कपूर हेमवती से बहुत आकर्षित थे। सप्रू की मुलाकात जब हेमवती से हुई तो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। कहते हैं कि दिखने में भी दोनों काफी हद तक एक जैसे लगते थे। दोनों का ही रंग गोरा और आंखें नीली थी। 1948 में शादी के बाद हेमवती ने खुद को पूरी तरह से घर परिवार की जिम्मेदारियों में डुबो दिया। 1944 में बतौर हीरो शुरुआत करने वाले सप्रू 50 का दशक आते आते खलनायक और चरित्र भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। ताज तिलक के लिए वक्त पर ना आना हम सब की ताज की बेइज्जती है जो हमारे बाप दादा के सर की शोभा था। बतौर खलनायक उनकी पहली फिल्म थी 1951 में आई शबिस्तान, जिसमें शूटिंग के दौरान अभिनेता श्याम का घोड़े से गिरकर निधन हो गया था। इस दुर्घटना का ऐसा डर सप्रू के दिमाग में बैठा था कि उन्होंने अपने बच्चों को भी घुड़सवारी की इजाजत नहीं दी। सप्रू भले ही फिल्मी पर्दे पर बुरे किरदार करते नजर आए, पर असल में वो बहुत नर्म दिल, केयरिंग और पारिवारिक व्यक्ति थे। अपने परिवार और रिश्तेदारों से बहुत हद तक जुड़े हुए थे। आदमी की खूबसूरती उसके काम से पहचानी जाती है, उसकी शक्ल से नहीं। कहते हैं कि उनका घर हमेशा दोस्तों और रिश्तेदारों से भरा रहता था। परिवार के सभी बच्चों के वो पसंदीदा व्यक्ति थे। फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके कई करीबी दोस्त थे। इनमें देवानंद, गुरुदत्त, मोहन सहगल, रहमान, जानिसार अख्तर, शेख फतेहलाल, प्रकाश मेहरा के अलावा वो अभिनेता चंद्रमोहन वट्टल और जीवन के भी बहुत करीब थे। कुछ रेफरेंसेस के मुताबिक जीवन उनके चचेरे भाई थे और जीवन के कहने पर ही प्रभात स्टूडियो पहुंचकर वो वी शांताराम से मिले थे। बाद में सप्रू ने अपना बंगला भी जीवन के बंगले के पास ही बनवाया था। खामोश, ये बाजारी गाली तुम हमारे खानदान को नहीं दे सकते। पर्दे पर अपनी कड़क बुलंद आवाज और बड़ी बड़ी आंखों से सप्रू ने हमेशा दर्शकों को डराने का काम किया। उनका ऐसा ही लार्जर देन लाइफ किरदार था मंझले सरकार का। फिल्म साहब बीबी और गुलाम के इस किरदार को करते हुए सप्रू के हिस्से में बहुत ही कम संवाद आए, मगर उनकी उपस्थिति और एक्सप्रेशन ही काफी थे उनकी दहशत को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हालांकि जब अबरार अलवी ने उन्हें इतने कम डायलॉग दिए तो वो थोड़े से असहज जरूर थे, मगर अबरार अलवी ने उन्हें कन्विंस किया कि उनका कम बोलना ही उनके चरित्र को और ज्यादा खतरनाक बनाएगा, और वही हुआ भी। सप्रू ने बहू बेगम में मीना कुमारी के पिता की भूमिका निभाई थी। तुमने इसके कई जनाजे एक साथ उठा दिए, मेरी आबरू का जनाजा, सिकंदर मिर्जा की इज्जत का जनाजा। और पाकीज़ा में भी परिवार के रूढ़िवादी मुखिया का उनका किरदार बहुत प्रभावशाली था। जो लोग दूध से जल जाते हैं वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते। ये एक ऐसा दौर था जब स्क्रिप्ट में सप्रू के लिए खास जगह बनाई जाती थी। काला पानी, हम हिंदुस्तानी, मुझे जीने दो, लीडर, शहीद, जूल थीफ, हरे कांच की चूड़ियां, हमसाया, सत्यकाम, हीर रांझा, प्रेम पुजारी, गैम्बलर, पाकीज़ा, जंजीर, इम्तिहान, कसौटी, रेशम की डोरी, हाथ की सफाई जैसी करीब 350 से ज्यादा फिल्मों में सप्रू ने अपने अभिनय के जौहर दिखाए। इनमें खलनायक के अलावा वो अक्सर या तो जमींदार, पुलिस कमिश्नर, जज या परिवार के मुखिया के किरदार में देखे गए। हिंदी के अलावा उन्होंने कुछ गुजराती और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। देखें तो अपने दूल्हे राजे पर कैसा रूप चढ़ता है। मान लिया कि ये सब झूठ है, मगर जिस झूठ को सच कहने वाले कई गवाह मौजूद हो, कानून भी मान लेता। बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं आता। अगर आप कहते तो शायद मैं 1-2 लाख रुपए कम कर देता। सप्रू का अभिनय सफर अच्छा चल रहा था। उन्होंने बांद्रा में दया भवन नाम से अपना एक बड़ा सा बंगलो भी बना लिया था,
मगर फिर कुछ दोस्तों के कहने पर उन्होंने फिल्म बनाने का निर्णय लिया। उनके प्रोडक्शन की पहली फिल्म आई 1955 में, जिसका नाम था पतित पावन। इसमें उनकी पत्नी हेमवती ने भी काम किया था। ये फिल्म ठीक ठाक चली। इसके बाद उनके हौसले बढ़े और उन्होंने एक महंगा प्रोजेक्ट शुरू किया, बहादुर शाह जफर। इस फिल्म में बहादुर शाह जफर की भूमिका खुद सप्रू निभा रहे थे। उन्होंने श्यामा, सुदेश कुमार, चांद उस्मानी, रहमान, जीवन, उल्हास और निरूपा राय जैसे कलाकारों को साइन किया। ये एक महंगी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया, अपना बड़ा सा बंगला भी गिरवी रख दिया, मगर फिल्म को खरीदार तक नहीं मिले और यहीं से सप्रू का जीवन बदल गया। सप्रू को अपने परिवार के साथ जुहू के एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। उनके तीनों बच्चे तेज, रीमा और प्रीति की परवरिश वहीं पर हुई। तेज सप्रू 1971 में महाराष्ट्र जूनियर बैडमिंटन चैंपियन थे और इसी वजह से उन्हें एक बैंक में नौकरी मिल गई थी, जो उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए जरूरी भी थी। इसीलिए वो स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना चाहते थे। लेकिन सप्रू को लगता था कि तेज को फिल्मों में जाना चाहिए। बाद में वैसा हुआ भी। उनके तीनों ही बच्चे फिल्मों से जुड़े। तेज सप्रू ने बतौर विलेन नाम कमाया। बड़ी बेटी रीमा राकेश नाथ फिल्म पटकथा लेखिका है और छोटी बेटी प्रीति सप्रू पंजाबी और हिंदी फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री होने के अलावा राजनीति से भी जुड़ी हैं। सप्रू होम्योपैथी के अच्छे जानकार थे। अपने खाली वक्त में अक्सर होम्योपैथी की किताबें पढ़ते थे। फिर उन्होंने होम्योपैथी की प्रैक्टिस करना शुरू किया। वो लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी देते थे। अपने जीवन के आखिरी कुछ सालों में सप्रू डायबिटिक रहे, लेकिन शायद वो एक कामयाब फिल्म बनाना चाहते थे। इसीलिए अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने एक और फिल्म शुरू करने की योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया जीवन चलने का नाम। लेकिन तभी अचानक उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें करीब 1 साल तक अस्पताल में रहना पड़ा। उनके कंधे की सर्जरी भी हुई, मगर 20 अक्टूबर 1979 को हार्ट अटैक के कारण वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। सप्रू को श्रद्धांजलि देते हुए 2024 में मुंबई के अंधेरी वेस्ट की द फन रिपब्लिक रोड का नाम बदलकर दया किशन सप्रू मार्ग कर दिया गया। पता नहीं इससे सप्रू के नाम और काम को कितनी पहचान मिलेगी, मगर सप्रू के निभाए किरदार जरूर उनके नाम को अमर रखेंगे।